नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, हमने जो पिछले वाला वीडियो बनाया था उसमें साइकोलॉजी और हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन डाल दिया है। जिस भाई ने भी हमारे इस सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जा कर के उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो रीट एग्ज़ाम 24 जुलाई को हुआ था, उसमें डी सीरीज़ की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिसके भी डी सीरीज़ हैं उसको क्या है, इसको देखने में सहूलियत होगी, और जिसके डी सीरीज़ नहीं है तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी किए हुए सामाजिक का जो आज हम इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो सामाजिक के 60 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो आपके कितना स्कोर रहता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 91वां क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 92 प्रश्न है, विषु संबंधित है। तो विषु किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च। आगे हम बात करते हैं 93% की। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। जैसे कि ये हमारा ये दक्षिण का ये भारत है, और इस प्रकार से ये यहाँ पे ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, और ये हमारे इधर ये राजस्थान का भाग आ जाता है। तो अरावली यहाँ से लगभग ऐसे निकलती है। तो ये तो हो गया उत्तर में, और ये हो गया पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में कौन पड़ती है? अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अरावली। आगे हम बात करते हैं 94। तो 94 में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप, ये इसका सही आंसर है। आगे हम बात करते हैं 95। तो 95 है, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा REM व्हीलर। तो इसका सी आंसर सही है। दोस्तों, जिसने भी सी ऑप्शन किया है उसका राइट है। दूसरी हम बात करते हैं 96 में। तो 96 में है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक बहमना एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। डी ऑप्शन इसका राइट है। आगे हम बात करते हैं 97 में। वर्तमान में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व में गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात में इसका सही आंसर है। और हम 98 की बात करते हैं। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो दोस्तों, हमें इसके बारे में विनय पिटक से पता चलता है। इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक। आगे हम बात करते हैं, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं ज़मीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे गंगा और सोन। दोस्तों, यदि आपको एक क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं था तो भी आप इस प्रकार से कर सकते थे कि जो मगध है, ये मगध लगभग बिहार के आसपास पड़ता था। तो दोस्तों, मगध वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर में, अर्थात बिहार उत्तर में है। तो ये जो गोदावरी और तुंगभद्रा दक्षिण की नदियां हैं, ये चंबल लगभग ये राजस्थान की नदियां हैं, और ये कृष्णा और कावेरी ये भी दक्षिण की नदियां हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? उत्तर में ये गंगा और सोन नदी है। इसका आप इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बात करते हैं 100 की। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। तो दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मलिपि में पाए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं 101 पर। तो 101 पर है, वह कौन सा भूभाग था
जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर एवं अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा वसूल नहीं किए जाते थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो अग्रहार इसका सही आंसर है दोस्तों। आप जिसने भी अग्रहार किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 102 पे। तो प्रयाग परिस्थिति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो हरिशेन ने जो प्रयाग परिस्थिति लिखी थी वह समुद्रगुप्त के टाइम पर लिखी, तो ये संस्कृत में लिखी थी। दोस्तों 103 की बात करें तो सोंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी? तो किस मौर्य सेना नायक अर्थात जो मौर्यों को सेना नायक था उसने जो उनकी सेना में रहता था उसने क्या है मौर्यों के अंतिम शासक को मार करके यह मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग। आगे हम बात करते हैं 104 में। तो 104 में है कनिष्क का राजकवि। दोस्तों कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी अर्थात बुद्ध चरित्र की रचना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष। 105 की बात करें मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परगना। 106 की बात करें तो अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कौन सा था अलवार संतों का? यह हो जाएगा तवरम अर्थात सी आंसर इसका सही है। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों यह थी कछवा वंश से संबंधित थी। दोस्तों जो अकबर था ये कछवा वंश थे, भारमल की पुत्री उससे विवाह किया था अकबर ने और अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर। तो जहांगीर की माता कछवा राजवंश से थी। आगे हम बात करते हैं 108 पर। ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। इसका सही आंसर है। आगे हम बात करते हैं 109 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लिए दोस्तों ये किया गया था 16 अगस्त 1946। उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों 16 अगस्त 1946। आगे हम बात करते हैं 110 पर। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1900 कब हुआ था दोस्तों? ये 1989 में हुआ था दोस्तों 1989 में। ये 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 21 से घटा करके आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है प्रस्तावना के अकॉर्डिंग। तो पंथ निरपेक्षता तो है और यहाँ पे प्रतिष्ठा की समानता भी है और राजनीतिक न्याय भी है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रस्तावना में कोई भी संघीय शासन के बारे में कोई भी नहीं बताया गया है। हालांकि हमारी जो संविधान है उसकी विशेषता संघीय शासन तो है, लेकिन प्रस्तावना के अकॉर्डिंग पूछा है तो प्रस्तावना में संघीय शासन वाली जैसी कोई विशेषता नहीं है। आगे हम बात करते हैं 112। तो 112 में हम बात करें तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा की उपाध्यक्ष की बात की जा रही है दोस्तों, ये आ जाएगा H.C. मुखर्जी। दोस्तों यदि अध्यक्ष की बात करते तो ये आ जाएगा सिन्हा और फिर उसके बाद में जो स्थायी अध्यक्ष थे यह राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात की है तो यानी H.C. मुखर्जी। आगे हम बात करते हैं 113 संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पहले ये क्या है हमारे मौलिक जो अधिकार हैं उनमें दिया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया है और ये 300 के क में रखा गया है। वर्तमान में 300 के क में संपत्ति का अधिकार है। आगे हम बात करते हैं 114। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो ये आ जाएगा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था
2002 में। कब हुआ था दोस्तों? 2002 में ये 86वां संविधान हुआ था। तो इसको क्या है, एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया और इसको एक मूल कर्तव्य भी बनाया गया। जो हमारे संविधान जो हुआ था संविधान संशोधन 2002, उसमें क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य भी ये जोड़ा गया था। 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन होता उसको 11वां कर्तव्य शामिल किया गया था। आगे हम बात करते हैं 115 की। तो 115 में है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसमें संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य ए और बी, और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन सा, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन सा लग रहा है। तो इसमें वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लेकिन जो भी बोर्ड इसका आंसर मानेगा वो हमें को मानना होगा। आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 116 पे है भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 143। आगे हम बात करें 117। तो 117 में है भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो शहरी स्थानीय शासन की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा 9 के क में, ये इसका सही आंसर है। आगे हम बात करें 118। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना चाहिए? तो इसमें कह रहा है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होता है उसमें न्यूनतम महिलाएं कितनी होती है? तो इसकी बात करें तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2 महिलाएं इसमें होती हैं। 119 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 120 की। तो 120 में है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो आंतरिक ग्रहों की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है और मंगल होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 121 की। तो 121 में है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। तो दोस्तों इसमें सामाजिक मूल्य आता है, जनतांत्रिक मूल्य आता है और कलात्मक और मनोरंजन मूल्य भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। 122 की बात करें तो 122 क्वेश्चन है संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो संकलनात्मक मूल्यांकन है, जिसने भी ये हिंदी में पढ़ा है शायद उसको ये कम पकड़ में आया होगा, लेकिन जिसने इसको यदि अंग्रेजी में देखने का कोशिश किया तो इनकी समेटिव असेसमेंट अर्थात योगात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों हमेशा योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्रांत मूल्यांकन में। दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या है बहुत सारे टीचर वगैरह भी इसमें कंफ्यूज है, तो इसका दोस्तों 100% सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सत्रांत मूल्यांकन में हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन था 122 वाला। आगे हम बात करते हैं 123 की। तो 123 की बात करें तो निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है और सामान्यतः नागरिक शास्त्र भी होता है, जिसको हम मतलब राजनीति विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो उच्च प्राथमिक है उसमें क्या है साइकोलॉजी नहीं होता, मनोविज्ञान नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 124 की बात करें कि निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। तो अनुप्रयोग उद्देश्य का जो सही उदाहरण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थापित करना। ये स्थापित करना अनुप्रयोग में आ जाएगा। जो हम क्या किसी भी चीज़ को स्थापित करते हैं तो उसको अनुप्रयोग करके ही तो देखेंगे। परिभाषित करना तो एक ज्ञानात्मक पहलू में आ जाता है। वर्गीकरण करना, ये वर्गीकरण करना भी एक तरह से उसमें तुलनात्मक पहलू में आ जाता है। प्रत्यास्मरण करना उसकी अभिरुचि में आ जाता है। लेकिन स्थापित करना ये आ जाएगा अनुप्रयोग उद्देश्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थापित करना दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 125 में। तो सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं। तो सूचना तकनीकी के मुख्य घटक यहाँ पे हो जाएंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उपभोगकर्ता। तो तीनों इसका सही आंसर है, अर्थात डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। 126 की बात करें कौन सी स्थायी पौने 30
डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक ग्लोब के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे कि ये एक ग्लोब है और इसमें ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये तो उत्तर में हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 23 डिग्री, यहाँ पे 30 है, ये 0 है और यहाँ पे 60 मान लिया। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे जो ये पौने चलती हैं ऊपर उत्तर और दक्षिण में, यानी कि 30 से यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे 60 है। तो दोस्तों दोनों तरफ उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में जो 30 और 60 के बीच में जो पौने चलती हैं वह हो जाएगी 5वां पौने। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 126 में सी आंसर हो जाएगा 5वां पौने। आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही आंसर 5वां पौने है। आगे हम बात करते हैं 127 में विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो विली जो चक्रवात हैं वो दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा एक तो ब्रालीजिया की धारा, जो ब्रेलेशिया की धारा है वो, और एक हो जाएगी बेंगोला की धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, अर्थात बी ऑप्शन सही है इसका। हम बात करते हैं 129 की। तो 129 में यहाँ पे दे रखा है देहरादून, कोटली धुन और पाटली धुन। तो ये धुन कहाँ पर स्थित है, ये ऐसा इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल और शिवालिक के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे हम बात करते हैं अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री उत्तर पर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बात करते हैं 131 पे। तो 131 में है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण में अवस्थिति का क्रम बताइए। तो मतलब सही क्रम क्या है, उत्तर से आपको राजस्थान का जो ये जो नक्शा है इसमें आपको उत्तर से दक्षिण बताना है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो विंध्याचल के बाद में लूनी। तो विंध्याचल के बाद में लूनी और फिर शेखावाटी। तो ये यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ये क्रम सही नहीं है। लूनी फिर विंध्याचल फिर शेखावाटी, ये भी गलत है। और हम बात करते हैं घग्गर के बाद में भोराट का डायरेक्ट ही भोराट का पठार उत्तर से दक्षिण नहीं जा सकता, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ये शेखावाटी का क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में ये विंध्यन पर्वत आ जाएगा, यहाँ पे विंध्यन पर्वत आ जाएगा और इसके थोड़ा सा नीचे ये लूनी नदी आ जाएगी। ये लूनी नदी यहाँ पे चलेगी और फिर उसके बाद में जो माही का जो मैदान है यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 ये 3 और ये 4, ये ऐसे क्रम चलेगा दोस्तों इस प्रकार से। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपका ये सही आंसर है यहाँ पे ये शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, फिर लूनी बेसिन और माही का मैदान यहाँ पे सही आंसर है। आगे हम बात करते हैं 132 पर। तो दोस्तों हम बिना फालतू की बातें किए हुए हैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे ही आपका ये वीडियो कंप्लीट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके सामाजिक जो विज्ञान है 4th पारी का जो पेपर हुआ था 4th शिफ्ट में, उसके आपके कितने क्वेश्चन बैठे। और दोस्तों आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपको हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लेना चाहिए। और यदि आपको दिल से अच्छा लगे तो इसको आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपका कोई घाटा नहीं है और इसमें भी मेरा कोई बाधा नहीं है, मेरी भी कोई इसमें कोई मतलब कोई बढ़ोतरी तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्या है अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा सकूं, इसलिए मेरे को ये बातें करनी पड़ती है। तो दोस्तों हम 132 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवा तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों अरब सागर में कौन सी नदी जाती है। तो मैनाल कोठारी ये नहीं जा सकती, यहाँ पे मैनाल दे दिया, यहाँ पे कोठारी सोम और रुपारेले दे दिया, तो कोठारी नदी नहीं जाती। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जोजड़ी, बांडी और जवाई। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये लूनी की सहायक नदियाँ हैं, तो लूनी की सहायक नदियाँ होने के कारण लूनी तो अरब सागर में 100% जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे हम बात करते हैं 133 पर। तो 133 पर सम्मिलित करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे अभ्यारण्य का नाम दे रखा है, यहाँ पे वन्य जीव दे रखा है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में क्या है आपको यह देखना है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीता माता में पाया जाता है दोस्तों वुडन गैलरी। तो आपका 3 पर डी कौन सा है, तो 3 पर, तो 3 नंबर पर डी यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दे रखा है। और हम बात करते हैं माउंट आबू में क्या पाया जाता है, माउंट आबू में रिच पाया जाता है, तो इनकी चौथे में बी, तो चौथे में बी, ये चौथे में बी यहाँ पे दे रखा है ऊपर ही। और फिर टोडगढ़ रावली, तो टोडगढ़ रावली की बात करें तो टोडगढ़ रावली में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो टोडगढ़ रावली में पाया जाता है यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है आपका, ये यहाँ पे इसका मिलान हो जाएगा। और राष्ट्रीय मरु उद्यान में दोस्तों ये गोडाउन पाया ही जाता है, तो इसका बिल्कुल ए ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे और सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 134 का, तो 134 में क्या आंसर होगा इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खनिज दिया हुआ है, यहाँ उपभोग दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका उपभोग क्या होता है शीशा का, तो दोस्तों शीशे से क्या बैटरी बनाई जाती है, तांबा से विद्युत तार बनाया जाता है, जिप्सम उर्वरक के काम में आता है। और जो ओलेस्टोनाइट है यह सिरेमिक के काम में आता है। तो दोस्तों एक पे हो जाएगा यहाँ पे डी, तो ए पे डी, तो ए पे डी केवल ए के ऑप्शन में, तो बिल्कुल ये डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 135, तो 135 बहुत एग्जीक्यूशन दिया गया है, जिसने भी जैसे कि रेलवे की तैयारी की है या फिर सामान्य जैसे कि उसने जोन याद कर रखे हैं, तो उत्तर पश्चिम जो रेलवे मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। 136 की बात करें तो राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों राणा सांगा की मृत्यु ये हुई थी 30 जनवरी 1528 को, 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी, कालपी में हुई थी। और फिर जो राणा सांगा की जो मतलब छतरी बनाई गई थी ये मांडलगढ़ में बनाई गई थी भीलवाड़ा में, क्योंकि ये मेवाड़ का प्रथम स्थान आता है। तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं मेवाड़ की धरती पर नहीं जाऊंगा जब तक मैं बाबर को नहीं हरा दूंगा। लेकिन जब वो हार युद्ध से क्या है परास्त होकर के वापस आए, तो जो पहला स्थान मेवाड़ पड़ा वो था मांडलगढ़। तो यहाँ पे इनकी छतरी भी बनी हुई है, कहाँ पे, राणा सांगा की छतरी है मांडलगढ़ में। तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 में, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 137 की, तो 137 है विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएगा जाम्बोजी महाराज हैं। और दोस्तों जाम्बोजी महाराज ने क्या है विष्णोइयों के लिए 20 मतलब 20 और प्लस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29, अर्थात विष्णोई अर्थात 29 नियम इनके जो विष्णोई संप्रदाय हैं उनको मानने होते हैं। आगे हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पे प्रताप के संपादक की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या है अपने जो प्रश्न पत्र हैं इसको अपने जो ये समाचार पत्र था इसमें प्रकाशित किया और इसको बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाया था दोस्तों। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन हमारे राजस्थान का क्या पूरे हिंदुस्तान का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था दोस्तों। इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, यह प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था। इसमें प्रथम जो फर्स्ट शिप थी इसमें क्या है साधु सीताराम के साथ में ये हुआ था। और फिर उसके बाद में पथिक जी जुड़े थे, तो ये पथिक जी के साथ में भी इन्होंने मोर्चा संभाला था पथिक जी ने। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बिजोलिया आंदोलन हुआ था भीलवाड़ा में, बिजोलिया स्थान पर। आगे हम बात करते हैं 139 की, तो 139 की बात करते हैं राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ था, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18/3/1948 अर्थात 18 मार्च 1948 का सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 140 की, तो 140 है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पतिंग, राम नारायण चौधरी और हरिभाई कीकर के योगदान से कहाँ हुई थी दोस्तों, ये वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1919 में हुई थी, कब हुई थी 1919 में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। आगे हम बात करते हैं 141 क्वेश्चन की, तो 141 में है पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, तो पिछोला झील का निर्माण दोस्तों राणा लाखा के टाइम पर पिछू बंजारे ने करवाया था। आगे हम बात करते हैं 142 में यहाँ पे देर का है सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ
किस विषय से संबंधित है? दोस्तों ये आ जाएगा ज्योतिष से संबंधित है और ये जयपुर में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी जो मतलब सौर वेधशाला भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे से इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिष से संबंधित हो जाएगा जय सिंह कार्य का। आगे हम बात करते हैं 143 पे। 143 पे है पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली से संबंधित है? तो पिछवाई की संबंध कहाँ पे है? तो दोस्तों ये नाथद्वारा हो जाएगा इसका सही आंसर, नाथद्वारा डी आंसर। हम बात करते हैं 144 की। तो रागड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं? तो दोस्तों रागड़ी और निम्बाड़ी की बात की जा रही है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मालवी की उपबोलियाँ ये हो जाएगी। 145 की बात करें तो 145 में लिखा हुआ है कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती थी? तो दोस्तों वागड़ की मीरा की बात करें तो ये हो जाएगी गौरीबाई, जो एक गरीब परिवार जो ब्राह्मण परिवार में था इनका जन्म हुआ था और ये अंतिम दिनों में ये भी वृंदावन चली गई थी और ये भगवान कृष्ण की भक्ति में विलीन हो गई थी। जैसे मीराबाई भी भगवान कृष्ण की भक्ति में विलीन हो गई थी और ये भी मीराबाई की तरह ही बचपन में भगवान कृष्ण को अपना पति के रूप में पूजती थी। तो इस प्रकार से वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं 146 की। तो 146वां क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, इसका क्या आंसर होगा? तो इसमें हो जाएगा बौद्धिक व मानसिक विकास और अवकाश के समय सदुपयोग करना भी है और सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक, ये तो बिल्कुल है ही। और दोस्तों शिक्षण शिष्टाचार, दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान का जो लक्ष्य है वो सामाजिक शिष्टाचार से नहीं है, इसमें ये तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये थोड़ा बहुत डाउटफुल भी है तो इस क्वेश्चन को आप अपने स्तर पे देखिएगा, इसका सही आंसर भी हो सकता है और जो बोर्ड मानेगा वो तो उनको सबको स्वीकार्य है ही। तो आगे हम बात करते हैं 147 नंबर के क्वेश्चन की। तो 147वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। तो दोस्तों समय और परिश्रम की बचत ये तो है ही, बिल्कुल है। विषय वस्तु की स्पष्टता, बिल्कुल, यदि शिक्षण अधिगम सामग्री होगी तो उसको अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे ग्लोब होगा कोई भी, जैसे कि ग्लोब है, मानचित्र है या फिर जैसे कि बोर्ड है, तो कोई भी जैसे कि हमारी भाषा में जो अधिगम सामग्री रहती है उसके द्वारा हम क्या है बच्चे को स्पष्ट तरीके से समझा सकते हैं और समय का भी कम उपयोग होगा और परिश्रम भी बच जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तो यहाँ पे लिखा है ए और बी गलत है, तो ये तो गलत आंसर है और यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, तो बिल्कुल इसका डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल लिहाजा डी आंसर सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 148 की। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से हैं जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करता है। ये परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, ये इसका सही आंसर है। 149 की बात करें, 149 की। तो सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया था? तो सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहला प्रयोग किया गया था दोस्तों USA अमेरिका में, ये इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अंतिम आज सामाजिक का अंतिम जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? दोस्तों ये इसका अंतिम क्वेश्चन है। तो इसका अंतिम क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और जो अन्य शिफ्ट हैं जैसे कि 23 तारीख है और जो BSTC वालों का जो पेपर हुआ था उनका भी मैं सॉल्यूशन लाने वाला हूं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और दोस्तों आपके दिल को यदि ज़्यादा ही भाता है तो आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? तो दोस्तों वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, लेकिन व्यक्तिपरकता इसमें नहीं होता। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसे लगा और आपके कितने क्वेश्चन एक्यूरेट बैठ रहे हैं। आपके कमेंट जैसे ही मुझे मिलेंगे तो मुझे क्या है प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिव मिलेगा, और आपके लिए मैं अन्य शिफ्टों के भी वीडियो बना करके लाऊंगा। और आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको कौन सी शिफ्ट का कौन सा पेपर उपलब्ध कराना है। तो
तो ये सारी बातें हैं आप कर दीजिएगा और अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।